नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जमशन का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है खेतिहर ज़मीनें, नॉन सेलेबल ज़मीनें, रईती ज़मीनें, खतियानी ज़मीन जो कुछ भी होती है वो किस प्रकार की ज़मीन होती है। इस प्रकार की ज़मीन जो है, इस प्रकार ज़मीन को हम ले सकते हैं या कि नहीं ले सकते हैं। यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी कि आप इस प्रकार की ज़मीन को ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, या फिर अगर ले सकते हैं तो किस प्रावधान के अंतर्गत आप इस ज़मीन को ले सकते हैं, या फिर बिल्कुल भी इस ज़मीन को आप नहीं ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि खेतिहर ज़मीनें, ये जो नॉन सेलेबल या रईती जो कुछ भी आप लोग कहते हैं, ये ज़मीनें किस प्रकार की ज़मीनें होती है और ये ज़मीनों की शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य में हमारी ज़मींदारी प्रथा हुआ करते थे और ज़मींदार के नीचे बहुत सारे किसान काम करते थे, और ज़मींदार जो भी किसान उस काम करते थे उसके एवज में ज़मींदार उसको अनाज का कुछ अंश दे दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये ज़मींदारी जो प्रथा है वो ख़त्म हो गई, वेस्ट हो गई, और जितने भी खेतिहर ज़मीनें थी वो किसानों को सुपुर्द कर दिया गया। उसके लिए सर्वे चला। मिस्टर वुड जो थे उन्होंने एक सर्वे किया और सर्वे के अंतर्गत जितने भी किसान थे उनको वो ज़मीनें सुपुर्द कर दी गई और उनके नाम से खतियान तैयार कर दिया गया। धीरे धीरे फिर इसका अमेंडमेंट हुआ। वुड सर्वे होने के बाद फिर मिस्टर गेंजर्स आए। मिस्टर गेंजर्स ने फिर से दोबारा सर्वे किया कि उनके जितने भी पूर्वज थे और पूर्वज के मरणोपरांत जितने भी वंशज थे उनका फिर से सर्वे के बाद नया खतियान में उसके नाम को दर्ज किया गया, जिसको मिस्टर गेंजर्स सर्वे भी कहा जाता है। और ये जो गेंजर्स सर्वे है ये फुल और फाइनल है। आज तक इसी सर्वे को माना जाता है। हालांकि अभी जो है फिर से सर्वे चल रहा है जिसको हम लोग तस्दीक सर्वे भी कहते हैं। आज के डेट में ये जो तस्दीक सर्वे है ये फुल और फाइनल सर्वे नहीं है। संथाल परगना में खासकर ये ज़मीनों का प्रचलन ज़्यादा है। जो नॉन सेलेबल रईती किस्म की ज़मीनें हैं और जो खतियानी ज़मीनें हैं वो संथाल परगना में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। मैं देवघर ज़िले में रहता हूँ और यहाँ पे भी इस प्रकार की ज़मीनों की भरमार है। दोस्तों अब है कि इस प्रकार की जो ज़मीनें हैं, इस प्रकार की ज़मीनों को हम ले सकते हैं या फिर हम लोग नहीं ले सकते। दोस्तों मैंने इसके लिए पहले भी एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 1949 के संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में सेक्शन 20 इसको पूर्ण रूप से कहता है कि संथाल परगना की जो नॉन सेलेबल जो ज़मीनें होती हैं वो बिल्कुल भी बिकने लायक नहीं होती है, इसलिए हम लोग नॉन सेलेबल इसको कहते हैं। इस सेक्शन के अंतर्गत इस प्रकार की ज़मीनों की बिक्री नहीं हो सकती है, इसका गिफ्ट नहीं हो सकता है, इसका मॉर्गेज नहीं हो सकता है, इसका विल नहीं हो सकता है। तो सभी चीज़ों पर इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी जो ऑल जो मालिक होंगे वो खतियानी रैयत ही होंगे। खतियान किसको कहते हैं? जिस सर्वे में जिस किसानों का नाम चढ़ा है उसको खतियानी रैयत कहते हैं, और जो उनके वंशज हैं उस ज़मीन के हकदार हैं। यानी अगर आपके बाप दादा या किसी भी रैयत का नाम खतियान में चढ़ा है और उनकी मृत्यु हो गई है तो लीगल ईयर्स जो उनके हैं, जो उनके जो वंशज हैं उस ज़मीन के मालिक होंगे, क्योंकि उनके पूर्वज जो हैं खतियानी रैयत हुआ करते थे और उस ज़मीन पर भोग दखल वो कर सकते हैं। अभी जो सर्वे चल रहा है उस सर्वे में अपना नाम दर्ज भी करा सकते हैं। अब रही बात कि इस ज़मीन को हम लोग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। मैंने आपको सेक्शन तो बता दिया कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 के अंतर्गत जितने भी ज़मीनें हैं उसकी खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है, न मिल किया जा सकता है, न मॉर्गेज किया जा सकता है। तो लोग इस प्रकार की ज़मीनें खरीद कैसे रहे हैं? दोस्तों दुनिया में बहुत सारे इलीगल वर्क होते हैं, लोग पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं। दोस्तों अगर आप उस प्रकार की ज़मीनों को खरीदते हैं तो ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मतलब इस प्रकार की ज़मीनों का तो रजिस्ट्रेशन होता है नहीं। आपको जो कुछ भी बना के दिया जाएगा नादावी या एफिडेविट पर वो ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जबकि
इसमें साफ साफ तौर पे संथाल परमानेंट टेनेंसी एक्ट में कह दिया गया है इसका गिफ्ट, मॉर्गेज या किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके नहीं दिया जा सकता है। अगर आपने किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवा भी रखा है तो वो फिर इलीगल है। इससे आपको किस प्रकार का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इसके बारे में भी आप जान लें। मान लीजिए आपने रईती किस्म की ज़मीनों को खरीद रखा है और सामने वाला जो व्यक्ति है जो उस ज़मीन रैयत है उससे आपकी दुश्मनी हो गई है, तो वो केस करके एसडीएम साहब के यहाँ, जो यहाँ के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं जिले के, वहाँ पे वो केस करके वो उच्छेदी का केस दायर करेगा और दायर करने के बाद आपको उस ज़मीन से वहाँ पे आपको भगा देगा, क्योंकि आपको यहाँ खरीदने का राइट नहीं था लेकिन उसका ऑनरशिप का राइट वहाँ बरकरार है, तो वो आसानी से आपको वहाँ से उच्छेद करके भगा सकता है। लेकिन यहाँ लोग रह रहे हैं, आ रहे हैं, बस रहे हैं, लोग घर रहे हैं, बड़े से बड़ा मकान बना के रह रहे हैं, लेकिन उस मकान की बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि इस प्रकार की ज़मीनों की जो कीमत होती है बहुत कम होती है और कम होने के कारण लोग इसको खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन का चार्ज भी बिल्कुल भी नहीं लगता है। अगर आप किसी भी बसौड़ी किस्म की ज़मीनों को खरीदने जाओगे तो आपको काफ़ी रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा और जिसके लिए आपको हैवी अमाउंट पे करना पड़ता है, ज़मीन के पैसे के साथ रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस प्रकार की ज़मीनों को खरीदते हैं तो वो सिक्योर ज़मीन होती है, जो बसौड़ी किस्म की ज़मीनें होती है वो सिक्योर होती है। पर नॉन सेलेबल जो ज़मीनें होती है भले ही आपको आज वो सस्ते में मिले और काफ़ी अच्छी जगह पर वो प्रॉपर्टी मिल जाए, लेकिन वो ज़मीनें बिल्कुल भी सिक्योर नहीं हो सकती हैं, कभी भी उस ज़मीन पर गाज गिर सकता है। अब कुछ लोगों का ये सवाल है कि इस प्रकार की ज़मीनों को लेकर कुछ लोग पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, कुछ लोग उस पर लीज़ लेना चाहते हैं, कुछ लोग लंबे समय तक लीज़ लेके उस पर किसी प्रकार का कोई बिजनेस करना चाहते हैं। अगर कोई ज़मीन इस प्रकार की रोड किनारे पर है तो क्या उस प्रकार की ज़मीनों को लीज़ लिया जा सकता है या फिर नहीं लिया जा सकता है? दोस्तों, इस प्रकार की ज़मीनों का लीज़ भी नहीं होता है। सेक्शन 20 इस को भी साफ साफ तौर पे कह चुका है कि इस प्रकार की ज़मीनों का लीज़ नहीं हो सकता है। तो अगर आप इस प्रकार की ज़मीन को लेना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से ले सकते हैं? दोस्तों, अगर आप ले सकते हैं तो छोटे से काल के लिए आप इस ज़मीनों को अपने पास लीज के तहत ले सकते हैं। जो इसका जो पीरियड होता है वो 6 ईयर का ओनली होता है। 6 साल के लिए भले आप अपने पास उस ज़मीन का ऑनरशिप रख सकते हो टेम्प्रोरी बेसिस पर, और वो 6 साल के पीरियड का जो ऑनरशिप है उसको भुगत बंधा कहा जाता है। भुगत बंधा कहने का मतलब ये शॉर्ट टर्म एक लीज ही है जिसको आप यूज़ करके आप किसी भी बिजनेस को आप खड़ा कर सकते हैं। और अगर भविष्य में आपको इसको बिजनेस को बढ़ता हुआ देखें और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो जो ज़मीन है उसकी ज़रूरत आपको फिर से है तो आप उसको एक्सटेंड करा के भी रख सकते हैं। इस प्रकार के भुगत बंधे को आप फिर से रिन्यूड कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अभी ही कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं बनवा के रख लेते हैं फर्दर 4-5 ईयर्स के लिए, 99 साल के लिए, 60 साल के लिए, 50 साल के लिए या 30 साल के लिए। तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं बिल्कुल भी वैलिड नहीं हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो अगर आप संथाल परगना की ज़मीनों को खरीदना चाहते हैं तो आप अपने ओन रिस्क पर खरीदें। ये ज़मीन बिक्री लायक बिल्कुल भी नहीं होती है, फिर वो चाहे कितनी भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी क्यों ना हो। आपको बहुत ही अच्छे जगह पर वो ज़मीनें सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन आपको उस प्रकार की ज़मीनों को बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी गवर्नमेंट का किसी प्रकार का डायरेक्शन हुआ तो आपको वो पूरी की पूरी ज़मीन को खाली करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, मेरे आपसे निवेदन है इस प्रकार की ज़मीनों के चक्कर में ना पड़ें, और अगर पढ़ते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी पर पढ़ें। दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।